आज से हम बात करने वाले हैं, मतलब फिजिक्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। आज से हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स की है। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था और ऑप्टिक्स अलग चीज है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है इस फिजिक्स के पार्ट का। लेकिन आज से फिजिक्स को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक बात को कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं मैं। जबरदस्ती नहीं मानना है कि मैंने कह दिया इसलिए मान ले, मेरे से मेरा खून कर दो, लड़ाई करो मुझसे कि भैया ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिकॉज जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी कोई सवाल नहीं लग सकते। मैं सवाल करूंगा तो मैं इंटेलिजेंट होऊंगा, आप सवाल करेंगे आप इंटेलिजेंट होंगे। आप अपने सारे डाउट पूछिए, घटिया से घटिया डाउट पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूछिए, समझिए, हर चीज को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, न्यूटन्स लॉ की कहानी स्टार्ट होती है, लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन ने बोली थी, न्यूटन से सैकड़ों साल पहले से लोगों को बोल रहे थे कि चीजें चलती क्यों हैं, ऐसा सोचा करते थे। तो पहले लोगों को थॉट आया कि चीजों को चलाने के लिए लगातार उसको पुश या पुल करते रहना पड़ेगा। जैसे घोड़ा गाड़ी का एग्जांपल उनको लगता था कि घोड़ा जब तक गाड़ी को खींचता रहता तब तक गाड़ी चलती है, जैसे ही उसने खींचना बंद किया गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उनको लगता है चलाने के लिए कोई ना कोई खींचता रहना चाहिए। पर कई सारे एग्जांपल उनको दिखाई दिए, जैसे कि बहुत स्मूथ सरफेस पे किसी पार्टिकल को फेंक दिया तो अपने आप चलता चला जा रहा है बिना रुके। तो उनको थोड़े समय बाद फाइनली गैलीलियो के जमाने में उन्होंने फाइनली लॉ दिया कि भाई मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। वो ऑब्जर्व क्या किया है, उन्होंने उसको कहा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया लिखते सबसे पहले, पहला पॉइंट लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहा इन्होंने, ये बात समझ में आनी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो मैंने दुनिया में देखा है वो मैं बता रहा हूं। वो ये है कि मैंने देखा कि जब कोई चीज रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहती है जब तक कोई आकर उसको पुश या पुल ना करे। अगर वो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो चलती रहती है जब तक कोई पुश या पुल ना करे। यानी कोई रुकी हुई चीज है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है चीज है, वो वैसे ही करती रहेगी जीवन भर। अगर कोई आके अपना अड़ंगा ना लड़ाए कि भैया मैं फोर्स लगा दूं, धक्का मार दूं, खींच लूं, ये सब ना करे, तब तक वो रुकी है तो रुकी रहती है, चल रही है तो चलती रहती है। इसको उन्होंने कहा कि ये उसका नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट इसलिए कहा, इसको करने के लिए उसको एफर्ट नहीं मारना पड़ता, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये उसकी नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट ऑफ एनीथिंग का मतलब है रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है। ये हमने ऑब्जर्व किया, ये गैलीलियो ने बोला और इन लोगों ने इसका नाम रखा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि इफ, लिख लें, इफ अ पार्टिकल और बॉडी, पार्टिकल और बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद constant velocity, moving with constant velocity, constant velocity, then it will keep doing so, it will keep doing so, ऐसा करती रहेगी जो वो कर रही है, until unless any force is acting on it, acting on it। जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। उसके नेचुरल स्टेट पे, उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जा सकता। ये उन्होंने कहा पहले, ये उन्होंने कहा, ये न्यूटन से सैकड़ों साल पहले ये बात कही गई थी। ये उन्होंने कहा कि हमने नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि ये कुर्सी है, ये रुकी है तो ये रुकी है, जब तक कोई आके इसको छेड़ेगा नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक ये कुर्सी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, जब तक कोई खींच नहीं रहा। ये हमने देखा है, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बताया। उन्होंने देखा कि एक स्मूथ सरफेस पे एक बॉल को ऐसे धक्का मार दिया, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, जब तक उसे कोई रोक नहीं रहा है। तो ये उन्होंने कहा ये हमने ऑब्जर्व किया है भैया, ये हमने ऑब्जर्व किया। क्या होता है, क्या उनको ना पता था कि इनर्शियल फ्रेम, फिनर्शियल फ्रेम, ये वो। उन्होंने कहा हमने जो दुनिया में देखा हमने तुम्हें बता दिया कि दिस इज व्हाट आई हैव सीन। पहले उससे देखा था, उनको लगता था कि चलाने के लिए हमेशा फोर्स चाहिए, पर उन्होंने बाद में समझा कि चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उसको बिगाड़ने के लिए फोर्स चाहिए। यानी फोर्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए चाहिए, रुकी चीज को चलाने के लिए, और चलती चीज की वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स चाहिए। एक बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है क्या मेरी बात?
तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें एक टर्म यूज हुआ है जिसका नाम है फोर्स। ये फोर्स क्या चीज है? फोर्स किसे कहते हैं? क्या कहते हैं फोर्स किसे कहते हैं? किसी भी चीज, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बकवास नहीं करनी है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, एज सिंपल एज दैट। इफ somebody is pushing me, somebody is pulling me and I have seen कि ये पुश या पुल हो रहा है, तो इसे फोर्स कहते हैं। राइट डाउन। लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद अगला पॉइंट फोर्स। फोर्स पहले परिभाषाएं सारी बता दूं फिर काम चलेगा। फोर्स क्या है? फोर्स की परिभाषा पुश और पुल। पुश और पुल, जब पुश किया जाए या पुल किया जाए तो उसे फोर्स कहते हैं। इसके अलावा ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, पुश या पुल को ही फोर्स कहते हैं। पुश को यहां पर, अब ये फोर्स जो है पुश या पुल का बहुत सारे लोग लगाते हैं। कौन लगाता है, क्या होता है, उसके बारे में न्यूटन ने काफी काम किया। इस पर अब न्यूटन ने काम करना स्टार्ट किया कि पुश या पुल कैसे आता है, कौन लगाता है, क्या होता है। इस पर न्यूटन ने काम करना स्टार्ट किया। तो पहली बात समझ में आई, उन्होंने देखा जैसे अर्थ वाला फोर्स है, तो उन्होंने कहा कि अर्थ में अगर एक पार्टिकल को यहां छोड़ दें तो वो अपने आप खींचा चला आ रहा है, यानी छूने की जरूरत नहीं है। पर मैं तुम्हें धक्का नहीं मार पा रहा हूं ऐसे करके, मैं तुम्हें धक्का मारने के लिए मुझे जाके छूना पड़ेगा। मैग्नेट दो रखे, उन्होंने कहा ये इसको पुश कर दिया या पुल कर लिया, बिना छुए पुल या पुश कर लिया। तो न्यूटन ने उस जमाने में सबसे पहले क्या बोला कि भैया, उससे पहले भी लोगों ने बोला वैसे, कि दो तरीके से पुश या पुल किया जा सकता है, छूकर या बिना छुए। हमने देखा है दुनिया में पुश या पुल किया जा रहा है, उसके दो तरीके हैं, या तो छू के पुश किया जा सकता है या बिना छुए भी किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा दुनिया में दो तरह के फोर्स होते हैं। नंबर वन फोर्स का नाम रखा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब ये कैसे आएगा? छूने से आएगा। कांटेक्ट फोर्स विल ऑलवेज कम व्हेन समबडी विल टच। विदाउट टचिंग कांटेक्ट फोर्स नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल है नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन। नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारे एग्जांपल। स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारे एग्जांपल है जो छूने से आते हैं, एटसेट्रा। और नंबर टू उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई साहब, उन्होंने कहा कि दूसरा फोर्स है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है? फील्ड फोर्स उन्होंने कहा कि इसमें फोर्स लगाने के लिए छूने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो यहां से वहां तक फोर्स लगा, एक मैग्नेट यहां रखा है, वो मैग्नेट वहां रखा है, ये इसको पुश या पुल कर सकता है, बिना छुए पुश या पुल कर सकता है। एक ब्लॉक यहां रखा है, अर्थ उसे खींच रही है, जमीन पे रखा है तब भी उसे खींच रही है, चाहे टच करे अर्थ को चाहे ना करे तब भी ये फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। इसके लिए टच की जरूरत नहीं होती है। विदाउट टच ये उन्होंने, उस जमाने के लोगों को लगता था कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक छूने से आता है, एक बिना छुए आता है। उन्होंने जो ऑब्जर्व कर रहा है वही बोल रहा है। भाई फिजिक्स इज ऑल अबाउट, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, कोई एक लॉजिक बनाऊंगा और कहूंगा देखो इससे समझाया जा सकता है, वही फिजिक्स है और कुछ है नहीं। फिजिक्स सही गलत की बात चक्कर में कभी नहीं पड़ना कि सही है कि गलत है। हमें भी नहीं पता कि ये सही है गलत है, हमें नहीं पता कि न्यूटन लॉ सही है कि नहीं है, हमें नहीं पता जीएम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि नहीं होता, आइंस्टाइन आएंगे कहेंगे नहीं होता है, पता नहीं कौन क्या क्या करेगा। हमें ये पता है कि एक बात मैंने तरीका बताया जिससे तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, इनको सब समझाया जा सकता है। तो हमने कहा कि अभी तक तो चल रही है थियरी, चलने दो, जिस दिन मेरी बात से कोई एक फिनोमिना नहीं समझाया जा सकता होगा तो हम कहेंगे तुम्हारी बात गलत थी। अब नए XYZ साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने कहा इसमें ये असली बात है, तो उससे समझाने लगेंगे। यही पूरी फिजिक्स चलती है कहानी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमने यहां पे, उन्होंने कहा कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स दो तरह के फोर्स होते हैं, ये उस जमाने के लोग, हमें इन्हीं पे फोकस करना है। लेकिन आज की डेट में जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कांटेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। कांटेक्ट इज अ मीनिंगलेस टर्म, कोई किसी को नहीं छू सकता। मैंने इसको नहीं छुआ, मैंने इसको नहीं छुआ, मैंने इसको नहीं छुआ, मैंने हाथ, मेरा हाथ से नहीं छुआ, वो कह रहा छूना पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्टेक्ट इज मीनिंगलेस टर्म। उसने कहा घुस के जाके देखोगे तो होगा क्या कि जब आप इसके पास आए तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, छुए नहीं, पास पास आ गए तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन स्टार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन स्टार्ट हो गया और दिख नहीं रहे हमें लगा कि हमने तो छू दिया, गैप ही नहीं बचा। लेकिन असली में देखा जाए और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो दोनों दूर दूर हैं।
दोनों ये हाथ और ये हाथ के आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं आया, पर इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल मारने लगा, तो हमें फील आ रही है कि ये इसको इधर धक्का मार रहा है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है। आज की दुनिया में हम जब बात करते हैं फोर्स कितने तरह के होते हैं, तो हमारे लिए सारे फोर्स बिना छुए ही आते हैं, क्योंकि छूना ही पॉसिबल नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई भी दो चीजें किसी को छू नहीं सकती। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पास आएंगे, हम देख रहे हैं कि छू गए पर छूते नहीं है, वो इतने पास आ गए कि एक दूसरे को धक्का मारने लगे इलेक्ट्रोस्टैटिकली। इसलिए उन्होंने कहा कि फोर्सेस कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स नहीं होते हैं, दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। उन्होंने कहा दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। तो आज के हिसाब से देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स 4 तरह के होते हैं। अब ये फंडामेंटल फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनको किसी के पिताजी नहीं बता सकते कि ये क्यों लग रहा है। किसी ने कहा हमको न्यूटन ने यह बताया कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पर न्यूटन ये नहीं बता पाएंगे कि क्यों लगता है। लगता है बस हमें मानना पड़ेगा, जिसके नीचे हम जा नहीं सकते उसको हम कहते हैं यही फंडामेंटल है। ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। धर्म और साइंस में हर जगह तरीका एक ही जैसा है। वो भी कहते हैं एक बार मान लो भगवान है, बाकी साला मैं सब प्रूव कर दूंगा, बाकी सब तुम्हें बता दूंगा कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो भी कह रहे हैं एक बार मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी मैं समझा दूंगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि धर्म में लोग कहते हैं कि जो बता दिया हम कहते हैं वही सत्य है। साइंस में भी जो बता दिया वही सत्य नहीं है, उसको हमेशा बदलते रहते हैं। सिर्फ एक केस में चेंज करने की औकात है, एक केस में चेंज करने की औकात नहीं है। इसलिए वो रिजिड हो गया और ये फ्लेक्सिबल रहा और ये ग्रो करता रहा, वो ग्रो नहीं किया। वो कम दिमाग वाली काम नहीं था वो भी उस जमाने में, किसी भी धर्म की बात की जाए उस जमाने का बेस्ट पार्ट दिया था। लेकिन उसको लोगों ने मानना, उसको बस कहा जो कह दिया वही सही है। इसमें बदलते हुए साइंटिस्ट आए, बदलते धर्मगुरु आए, लेकिन उन्होंने वही बात बोली कि हमारे धर्मगुरु ने ये कहा था। साइंटिस्ट है, उसने कहा बाद में क्या न्यूटन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन हूं मेरा नाम, मैं बताऊंगा क्या सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो यहां पर उन्होंने कहा कि 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, इनका रीजन मत पूछना, ये हमने देखा है कि ये होते हैं। और जब भी फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात करते हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी होती है। फोर्स जब भी लगता है, फोर्स जब भी लगता है हमेशा 2 लोगों के बीच में लगता है। फोर्स इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप कहते हैं कि मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ, तो आपका कहने का मतलब होता अब ये नहीं होता कि वो बड़ा था आप छोटे थे, आप दोनों बराबर औकात के लोग थे। आपने कहा मेरी एनएमएस सर ने मेरी क्लास ली, तब हम 2 बराबर औकात के आदमी नहीं है। मैं पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ने वाला हूं। लेकिन जब इंटरेक्शन हो रहा होता है, इंटरेक्ट करते कि मैंने उससे इंटरेक्ट किया, तो इंटरेक्ट का मतलब होता है मैं बड़ा वो छोटा, या वो बड़ा मैं छोटा, ऐसा नहीं होता। तो फोर्सेस हमेशा 2 चीजों के इंटरेक्शन से आते हैं। तो उनमें कौन बड़ा है, कौन महान है, कौन कम महान है, ऐसा नहीं होता। दोनों बराबर औकात के लोग होते हैं। मतलब ये जिस पर फोर्स अगर 5 न्यूटन का लगाएगा तो ये इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, ये 5 का लगाएगा, उसके ऊपर सिर्फ 3 का ही लगा पा रहा है। जैसे आपकी चालकों से लड़ाई हो गई और आप पिट के आ गए, तो आपने 1 को मारा, आपने कहा भैया मैंने 1 को मारा और आपने 20 खाए, तो बराबर औकात के नहीं थे। अभी हम क्या कह रहे हैं कि बराबर औकात के। तुमने साला, तुम हो अर्थ, मैं हूं चींटी। तुमने मुझ पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो मैं भी तुम पे 10 न्यूटन का लगाऊंगी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन की बात हो रही है। यानी पहली बात समझ में आनी चाहिए, जिन्होंने फंडामेंटल बातें कही, नंबर 1 बात कही उन्होंने, फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है? इंटरेक्शन का मतलब है 2 लोगों के बीच में ही होगा। कभी कोई बात नहीं होगी कि एक ही आदमी दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और वो इसके साथ कुछ नहीं कर रहा, सब बराबर हैं। फोर्सेस आर ऑलवेज मैटर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 थिंग्स। 2 लोग होंगे कम से कम। भाई इंटरेक्शन करने के लिए क्या होगा? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। पक्का? फोर्स जब भी बात करेंगे 2 लोगों के बीच में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने तुम पर लगाया, यह होगा कि इन दोनों ने एक दूसरे पे लगाया। कभी भी यह शब्द नहीं आएगा इसने उस पर लगाया, इसने उस पर कोई नहीं लगा सकता। होगा हमेशा इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्सेस आर, जो भी है, इट इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, इट इज बिकॉज ऑफ
some common property in both. It is because of some common property. कोई एक चीज होनी चाहिए उन दोनों में कॉमन, जिसके कारण वो फोर्स आता है. इट इज बिकॉज ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी. सम कॉमन प्रॉपर्टी, कोई कॉमन प्रॉपर्टी, कोई कॉमन बात हो तभी बात करोगे ना. भाई तुम जाके ऐसे रैंडम आदमी मिल गया ट्रेन में, तो कुछ कॉमन बात होगी तभी तो साला बात करना, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करोगे. देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन. तो फोर्स जब एक बॉडी दूसरे पे लगाती है, दूसरी पहले पे लगाती है, तो उनमें कोई एक चीज कॉमन होती है जिसके कारण ही वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मास एक प्रॉपर्टी है जो मेरे में भी है और अर्थ में भी है, तो ये हम दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है. इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जिसका नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या मेरी बात समझ में आ गई? चार्ज एक कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों में कि दोनों चार्ज रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे का फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तीसरा, दोनों के दोनों पार्टिकल जो है, दोनों के दोनों पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. उसे हम दोनों में ये कॉमन बात है, सेम ही घर पे रहते हैं भाई, बात कर लेते हैं एक दूसरे से, तो उनमें एक बीच में फोर्स आ गया जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का. क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहली बात मैंने क्या बोली, दुनिया में फोर्सेस 4 तरह के होते हैं. पहली बात, ये तो फंडामेंटल बात बोली है, स्टार्ट है. अब मैंने क्या कहा कि फोर्सेस हमेशा इंटरेक्शन से आते हैं. इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, फील आए या ना आए, फोर्सेस हमेशा इंटरेक्शन होता है. फोर्स कभी कोई किसी के ऊपर नहीं लगाता. फोर्स हमेशा दो लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं. कोई बड़ा साला नहीं है, कोई छोटा नहीं है. अर्थ ने चींटी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, चींटी कहेगी मैं भी तेरे ऊपर लगाऊंगी, यार तू होगी अपने घर में बड़ी होगी, आई डोंट केयर, आई गिव अ डैम टू यू अगर तुम बहुत बड़ी हो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अर्थ हूं, तुम चींटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्सेस हमेशा दो लोगों के बीच में लगता है, दोनों बराबर औकात के माने जाएंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी. जैसे नंबर ए, अगर कॉमन प्रॉपर्टी मास है, कॉमन प्रॉपर्टी मास है, दो यानी मेरे अंदर मास है, तुम्हारे अंदर मास है, तो हम दोनों में एक चीज कॉमन है, तू भी मास वाला मैं भी मास वाला. ज्यादा ज्ञान ही नहीं बनना कि तू छोटा मास है बड़ा मास है. मास है ना, तेरे में है मेरे में है, हम दोनों बराबर औकात के लोग हैं. अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ भी फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का नाम रखा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई साला बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो उन लोगों में लगेगा जिनके पास मास होगा. नंबर 2, चार्ज. चार्ज भी एक तरह की प्रॉपर्टी है. चार्ज भी एक तरह की प्रॉपर्टी है. एक हमारे इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है, एक चीज, वो एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे हमें बचपन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, स्कूल में हमारे, क्योंकि यूपी बोर्ड था, तो 9th 10th में एक साथ सारी किताबें एक साथ 9th 10th में, बोर्ड में 10th का सब कुछ आता था. तो हमारे स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया पढ़ाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो सर बोल रहे थे कि धनात्मक आवेश, हिंदी मीडियम का था, तो धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर. धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है. तो मैंने सर से खड़े होकर पूछा, आवेश क्या है, ये चार्ज है क्या? हमको और आपको लगता है चार्ज कोई चीज है. हम जब बचपन में छोटे थे मुझे लगता था, और सदा आपको अभी भी लगता हो, चार्ज कोई चीज है, इसके बाद चार्ज है. चार्ज कोई चीज नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है. उसको आप मेरे से निकाल नहीं सकते. प्रॉपर्टी है, कोई टेंजिबल चीज नहीं है कि यहां पे एनएमएस सर के अंदर यहां पर चार्ज रखा हुआ है, फोड़ के निकाल लोगे ये चार्ज है इसका. इट इज प्रॉपर्टी लाइक ऑनेस्टी. फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑनेस्टी है, मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑनेस्टी, तो मैं कहूंगा कि चलो एनएमएस सर से ऑनेस्टी निकाल लो, तो निकाल थोड़ी पाओगे. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज. उस चार्ज को कहीं से निकाला नहीं जा सकता. ये नहीं कि इसका चार्ज निकाल के बाहर निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन जब भी दिखेगा उसमें प्रॉपर्टी होगी चार्ज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है. उसी तरह से चार्ज प्रॉपर्टी का जो फोर्स डेवलप होता है, फंडामेंटल फोर्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दूसरा फंडामेंटल फोर्स है. और तीसरा है सिर्फ इस बात के लिए उनमें कॉमन किया, मैंने क्या कहा, देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन बिटवीन देम टू हैव अ इंटरेक्शन. मास में कॉमन है, दोनों में मास है, चार्ज है, दोनों में कॉमन होना चाहिए. तीसरी कॉमन होनी चाहिए, दे रिसाइड इन न्यूक्लियस. दे रिसाइड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, यही उनकी कॉमन बात है.
यही उनकी कॉमन बात है कि दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर रहने के कारण उनमें फोर्स लगता है, इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, इसलिए चार कहते हैं हम लोग फंडामेंटल, पर आप तो सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स समझिए। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अगर न्यूक्लियस के बाहर रहने वालों से आपस में फोर्स ही नहीं। अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन खुले में मिल जाए, खुले में मिल जाए, कहते बाहर आओ, प्रोटॉन निकाल दिया न्यूक्लियस से और न्यूट्रॉन को निकाल दिया, अब इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। इनके बीच में बातचीत सिर्फ तभी होती है जब इनको एक ही घर में रखा जाए। सेम हॉस्टल शेयर कर रहे थे, इसलिए आपस में दूसरे से बात हो जाती थी। फिर साला तुम कहीं और चले गए, तुम कहीं और चले गए, अब कहते अब क्यों बात करें। तो इनकी बातचीत, इनके बीच का फोर्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। बाहर आएंगे फोर्स गायब। क्या मेरी बात समझ में आए? तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, हमें समझने की जरूरत नहीं है, पर तीन मेन प्रॉपर्टीज है, निकल तीन तरह के फोर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? इंटरेस्टिंग बात समझने की कोशिश करिएगा। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। मान लो ए और बी में कुछ कॉमन था, ए और बी में कुछ कॉमन था, लेट्स से मास कॉमन था, या चार्ज कॉमन था, या कुछ भी कॉमन था, कुछ भी कॉमन था, न्यूक्लियस के अंदर रहते थे। तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही? दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स की परिभाषा क्या है? पुश या पुल, और कोई परिभाषा नहीं। फोर्स की कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा नहीं है, धक्का मारो खींच दो, यही फोर्स है। फोर्स इज पुश या पुल। अब अगर दोनों में बड़ा आदमी कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, कभी भी नहीं। इसके ऊपर मान लो इनमें चार्ज कॉमन है, मान लो इनमें चार्ज कॉमन है, यानी इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। इसके पास है 10 करोड़ कूलॉम का चार्ज, इसके पास है 0.01 कूलॉम का चार्ज। अब बताओ बड़ा आदमी कौन है? कोई नहीं। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक चीज कॉमन होनी चाहिए, चार्ज कॉमन है। अब इनमें कोई बड़ा नहीं है। तो अब ए बी को अगर पुश करेगा, ए बी को अगर पुश करेगा तो बी कहेगा मैं भी करूंगा पुश। अगर ए ने बी को किया पुश तो बी भी ए को करेगा पुश। यानी ऐसा नहीं कि तू पुश करे मैं पुल करूं, ऐसा नहीं है। दोनों की औकात बराबर है, दोनों सब कुछ बराबर करेंगे, एक कौड़ी का अंतर नहीं है। ए जो बी के साथ करेगा, बी जो ए के साथ करेगा, उनमें एक कौड़ी का अंतर नहीं है। दो मैग्नेट आपने रखे, एक रखा इतना बड़ा और एक रखा चिन्ना सा। अगर इसने इसको कहा कि आओ मेरी तरफ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये भी कहेगा आओ मेरी तरफ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। चले ना। देखिए एक और बात है, आपको फील नहीं आएगी। रीजन इसलिए नहीं आएगी, नॉर्मल लाइफ में हम जैसे लोग, हमारे दिमाग जो बनाया भगवान ने, हमको फोर्स का फील नहीं है। हमको फोर्स का फील आता ही नहीं है। हमें फील आता है इफेक्ट का। हमें उसके कारण हुआ क्या उसका फील आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप आए और मैं आए, हम दोनों की आप आए और मैं आए, आपने और मैंने किया हाई फाइव, हम लोगों को लगा हम दोनों बराबर औकात के हैं। आप आए, मैं अपने गाल पे किया हाई फाइव, अब आपको साला मुझे मार रहा है। अरे पहले भी तो वही गेम था, पहले भी तो वही चीज हो रही थी। आपने मुझ पर हुआ क्या? मेरी यहां की स्किन अलग सेंस फील करती है, यहां की स्किन अलग सेंस फील करती है, इसलिए मुझे फील अलग आया। तब मैंने कहा तूने मुझे झापड़ मारा, हाथ में भी तो वही काम किया था मैंने, और उस समय तूने कहा हाँ यार चलो हाई फाइव, दोस्त बढ़िया खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ने बराबर औकात दिखाई, क्योंकि दोनों का सेम फील आया। यहां पर भी हमें इफेक्ट फील होता है, हमें कभी फोर्स फील नहीं होते। दोनों केस में मैंने आकर यूं ही मारा है, एक बार तुम्हारे नाक पे मारा है और एक बार तुम्हारे हाथ पे मारा है, तो फील तुम्हें अलग अलग आया, क्योंकि इफेक्ट अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का मेरी बात? अब तुमने सबके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे किसी ने, मैं अपने पापा के पास गया आईटी में जाने के बाद कि बाबा मैं दोस्तों के साथ गोवा घूमने जा रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है चला जा। ठीक है, तुम गए पापा के पास गोवा घूमने जा रहे, चप्पल उठा के मार दी तुम्हें। अरे साले साले पढ़ते हो नहीं, कुछ करते हो नहीं, गोवा जाओगे अभी काम करो। तो मुद्दा यह है कि दोनों ने सेम एफर्ट लगाया, पर आउटपुट अलग अलग आ रहा है ना। तुम चप्पल खा गए, हमें 2000 मिल गए। अरे समझ में आ गया मेरी बात? इफेक्ट अलग अलग, हम फील इफेक्ट को करते हैं, हम कभी भी फोर्स फील नहीं करते। हमें फोर्स फील नहीं होता, हमें फील हुआ कि यहां की स्किन जो थी वो दबी कितनी, क्या हुआ, खिंची कितनी, उसका फील आया। हमें ये नहीं आया कि दोनों केस में एनिमे सर ने यूं ही मारा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? दोनों केस में साला यूं ही मारा है, लेकिन अलग अलग फील आ रहा है। भाई एक छोटा सा मेरा बेटा है, छोटा सा 6 साल का,
ठीक है, अब वो जा रहा था, उसने मुझे लात ऐसे खींच के मारी और गिर गया, फिर जाके मम्मा से कहा डैडी ने मार दिया। मम्मा से उसने लात मेरे मारी और वो गिर गया और जाके मम्मा से क्या कह रहा है, डैडी ने मार दिया। गलत नहीं बोल रहा है वो भी, क्योंकि अगर उसने मुझे मारा है तो मैंने भी मारा ही होगा। लेकिन वो बात थी कि मुझे इफेक्ट कम पड़ा उसकी लात का, पर उसको उसी लात का इफेक्ट जो उसने खुद ट्राई की थी पर उसको भी पड़ी ना। क्योंकि कभी भी दो लोग जब इंटरेक्ट करेंगे, सेम औकात के लोग हैं, तो जितनी मेरी टांग ने उसकी टांग को मारा था उतना ही उसने गलत नहीं बोला। मम्मा से शिकायत गलत नहीं की फिजिक्स के टीचर की तरह। मैं अगर फिजिक्स का टीचर नहीं होता तो मैं कहता झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा है। अरे सर मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, मैंने ही उसे मारा है। अरे सर में आ रहा है मेरी बात? क्यों? क्योंकि उसको इफेक्ट अलग हुआ, मुझ पे इफेक्ट अलग हुआ। तो ए और बी जब आएंगे तो कभी भी मत सोचिएगा फील आए या ना आए आपको। ए और बी की औकात एकदम बराबर है। ए ने बी को किया पुश तो ये भी कहेगा मैं भी करूंगा पुश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी सेम टाइप, यानी ए अगर बी पर पुश करेगा तो बी ए को पुश करेगा, यानी फोर्स का टाइप सेम होगा। पक्का? दूसरा, सेम नेचर। ये साला सबसे बड़ी की गलती थी न्यूटन ने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज बना दी जिससे हमारा दिमाग हो गया खराब और गरीब लोगों को समझ में आना बंद हो गया। उन्होंने कहा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमें लगने लगा एक्चुअली हमारा दिमाग समझता है कि एक्शन एक चीज होती है जो आप करते हैं और उसका इफेक्ट जो होता है उसे रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन भाषा की बात है ना। कॉमन भाषा में क्या गया, भैया करोगे तो करना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्ञानी आ जाएंगे बहुत सारे बताने की इसका मतलब न्यूटन ने ही तो कहा था जो करोगे वही भरोगे। ये नहीं कहा था न्यूटन ने, पर न्यूटन ने एक लाइन में बोल दिया स्टाइल में अंग्रेजी में, पर वो अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं आई। इसलिए मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे लिखता भी नहीं हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। ये हम न्यूटन थर्ड लॉ ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि अगर तूने मुझे किया पुश तो मैं भी तुझे करूंगा पुश तो पहचान लोगे ना? अरे पुश पहचानना आता है ना? पुश तो पुश, पुल तो पुल। सेम नेचर मतलब अगर तुमने मुझ पे लगाया ग्रेविटेशन फोर्स तो मैं भी तुम पे लगाऊंगा ग्रेविटेशन फोर्स ही। अरे ग्रेविटेशन फोर्स से ही तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मास कॉमन था इनमें। तो इसने इस पे ग्रेविटेशन, इसने इस पे ग्रेविटेशन, ये थोड़ी कि इसने ग्रेविटेशन लगाया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा देगा। तो सेम नेचर, तो यानी कि ग्रेविटेशन, अरे ग्रेविटेशन का मतलब सिर्फ ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं। तो ये भी कहेगा मैं भी ग्रेविटेशन। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये महान वो कमजोर नहीं है, वो महान ये कमजोर नहीं है, दोनों की औकात बराबर है। पहले ये समझ में आना चाहिए। ए और बी कभी भी फोर्स की बात होगी तो हमेशा दो लोग ढूंढेंगे किनके बीच की बात हो रही है। ऐसे सोचना ही बंद कर दिए किसने किस पे लगाया, में लगता है वो बड़ा आदमी है छोटा आदमी गरीब है। ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? गुड। सेम नेचर, सेम अमाउंट। इसने कहा मैंने 10 न्यूटन का लगाया, उसने कहा मैं भी 10 न्यूटन का लगाऊंगा। इसने कहा मैं 10 न्यूटन लगाया, उसने कहा मैं भी 10 न्यूटन, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं, सब कुछ सेम है। तो आज से क्या होगा? आज से हम न्यूटन थर्ड लॉ कैसे पढ़ेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी इंटरेक्शन इज सेम। एक्शन तुमने किया तो मैं भी एक्शन करूंगा, ये दाएं बाएं नहीं कहूंगा इसका भी। अरे पुश में अपने आप क्लियर हो गया भाई, हम दोनों हैं। मैंने इसको कहा दीवार को पुश तो इसने मुझे इधर पुश किया। अरे समझ में आया? मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैंने दीवार को कहा यहां दीवार को लात मारी ऐसे, उसने मुझे लात नहीं मारी होगी, उसने अपना दीवार मारी। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? उसने मुझे मारा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब मैं इस पे ऐसे मारा और ऐसे गिर गया, मैं क्यों गिरा? जो आपने फापने नहीं चक्कर पड़ेंगे, दीवार ने साले मारा है तो गिरोगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? दीवार ने मारा है तो गिरोगे, एज सिंपल एज दैट। तुमने क्या किया? ज्यादा कहानी थोड़ी पूछ रहे, फिजिक्स कहता है टू द पॉइंट बात करो। ये थोड़ी कि आपने क्या कोशिश की, आप ना जाते तो नहीं होता, तुम्हारी गलती थी। अरे कोई क्लास चल रही है साला उसकी ज्ञान मोरल साइंस की कि तुमने गलत किया, तुम क्यों लड़ने गए थे। अरे ये सब नहीं बताना है। फिजिक्स इज अ रूट थिंग। उसने कहा कि तुम इधर गए हो क्योंकि तुम पे फोर्स लगा इधर,
मैंने कहा दीवार क्यों नहीं गई, मैंने कहा दीवार पे लगा है पर ऊपर साला इन लोगों ने सीलिंग से जोड़ दिया, इसको हिल नहीं पा रही है, नीचे जमीन से जोड़ दिया, खुली पड़ी होती इसको भी गिराता मैं, अरे खुली पड़ी होती ये भी गिरती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो लोग जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो दोनों की औकात बराबर है। पुश तो पुश, ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? अब अगर मैं पूछूं, अब इनमें से ए ने जो बी पे फोर्स लगाया है, क्योंकि किताब पेपर भी देना है, अगर इसका नाम आपने एक्शन बोल दिया तो जो बी ने ए पे लगाया है उसका नाम रिएक्शन बोल दीजिएगा। अब इनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से एक्शन बोल दो, किसी एक को मर्जी से रिएक्शन बोल दो। कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है किसी के पिताजी को भी नहीं पता, क्योंकि दोनों साथ में, भाई दो लोग साथ में बात कर रहे हैं तो कौन इसने पहले किया उसने पहले किया ऐसा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की औकात बराबर है। तो अब वो बोल देगा इसको मैं एक्शन कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि एक ये ब्लॉक हैंग कर रहा था मास m का, मैंने कहा अर्थ ने इस पर mg फोर्स लगाया नीचे की तरफ, इसका नाम मैं एक्शन बोल रहा हूं। तो रिएक्शन किसे बोलोगे? जो इसने अर्थ को अपनी तरफ पुल किया, दिखे ना दिखे, अरे भाई यहां तो फोटो में तो नहीं दिखेगी यार। मैंने क्या कहा, ए ने अगर बी पे लगाया है तो बी ए पर लगाएगा। तो पहले हमेशा सोचिए किसने किस पर क्या किया। तो अर्थ ने इसको mg के फोर्स से पुल किया नीचे, तो ये कह रहा मैं भी अर्थ को mg के फोर्स से पुल कर रहा हूं ऊपर। अर्थ आ ही नहीं रही है वो अलग बात है, अर्थ आ नहीं रही है वो अलग बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको ऐसे से ऐसे मारूं इतने से, ठीक है, तो आप कहोगे सर अर्थ क्यों नहीं आ रही जब ये फोर्स लगा रहा हूं? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ऐसे मारूं, आप कोई बात नहीं, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी आज ही के दिन, उसको जाके मैं ऐसे इतने धीरे मार दूं मैं करने लगेगा वो? क्योंकि हर आदमी की औकात अलग अलग है यार, इफेक्ट अलग अलग आएंगे। इस छुटके पे उतना फोर्स लगा तो नीचे गिरने की कोशिश करने लगा, अर्थ पे उतना फोर्स लगा इतना तो चलता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इफेक्ट अलग चीज है और हम फील इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें सारे कंफ्यूजन होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में अब बताइए, छत को रस्सी ने टी से पुल किया, छत रस्सी को टी से पुल किया, ये नाम एक्शन है। तो रिएक्शन किसे कहेंगे? वो भी करोगे तो वो भी में गड़बड़ हो जाएगी। भैया एक बात समझो, तुम्हारे साथ बाइक में मैं पीछे जा रहा हूं, बाइक पे तुम मेरे पीछे बैठो, मैं चौराहा आ गया, बहुत भीड़ थी, हमने किधर मोड़ना है तो बोला इधर मोड़ लो, थप्पड़ पीछे घूम के मारूंगा ना तुम्हें कि इधर मोड़ लो, क्या होता है? प्रॉपर नाउन बोलो ना, प्रोनाउंस में कौन बात करता है? उसने उसको वो कर दिया, लो पढ़ा दे हम ऐसे कि उसने उसके ऊपर वो लगाया, उसने उसके लिए वो गया, वो उधर से गया, वहां पे वो हो गया, तब वो गई पढ़ाई। क्या वो क्या होता है? प्रोनाउंस क्या होते हैं? लैंग्वेज जब तक आपकी अच्छी नहीं है, जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग में चीजें बनेंगी। ये तो आप वो फिर बाद में कहेंगे, जो आप कहेंगे फिर बाद में कहेंगे मैं वही कहना चाहता था। तो जो कहना चाहते हो वही कहो ना। अरे सर मैं जो कहना चाहते हो वही कहो, वही कहना चाहते हो काहे बता रहे हो मुझे दूसरी बात बोल के? क्या मेरी बात समझ में? फिर से पूछ रहा हूं, रस्सी के ऊपर छत, रस्सी ने छत को नीचे पुल किया, किसने? छत ने रस्सी को ऊपर पुल किया, ये हुआ रिएक्शन। समझ में आया? एकदम क्लियर रखिएगा, कभी भी रस्सी पे छत है तो अगले में गाना ही गाना है बस, छत ने रस्सी, रस्सी के छत, छत की जगह रस्सी, बाकी सब थे। अरे समझ में यार, क्योंकि दोनों में औकात बराबर है, पुश तो पुश, ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन, 10 तो 10। क्या मेरी बात समझ में? इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसे कहा मैं प्रॉपर ऐसे कि सर आपने फर्स्ट लॉ लिखा, सेकंड लॉ तो बताने, थर्ड पे कैसे आ गया? मैं ऐसे ही आऊंगा जैसे मेरा मन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज लिख दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ। अब सही है हर्ष, सक्षम, राकेश, थोड़ी देर देख नहीं पाया आप लोगों को, सही है? हाँ फिक्स्ड 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 फिक्स्ड। सो हम कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ इंटरेक्शन इज अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो या छोटा हो या बड़ा हो, हर समय यही है।
और अभी आके कोई ज्ञानी बन के आएगा कि सर क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, वहां कुछ और होता है। जहां होता है होता रहे, जिस दिन वो मेरे सिलेबस में आएगा वहां हम बात करेंगे। भाई मेरा एक दोस्त था रितेश भट्टाचार्य, मेरे साथ आईआईटी जेईई की तैयारी करता, हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसने मुझसे कहा ये सब न्यूटन गलत है बे, आजकल क्वांटम थ्योरी चलती है, सब फालतू बकवास है। मैंने पूछा सिलेबस में क्या है जेईई के, उसने कहा यही वाला। हमने कहा भाड़ में जा तू, मुझे कोई फिजिसिस्ट नहीं बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना, मुझे साला एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स होती होगी अपने घर में, बातें बड़ी बड़ी आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो कहा तुम्हारे घर में नहीं आ रहा है, फालतू की बातें नहीं करनी है। एक तो साला दुनिया में लोगों ने कचरा दिमाग में डाल रखा है कि साइंस पढ़ने वाले इनक्विजिटिव होने चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए, कुछ नहीं जानना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उतना समझो बस। कोई पूछे ब्लैक होल क्या होता है, मेरा आंसर सिर्फ ये है कि वो मेरे घर पे नहीं गिर रहा है, भाड़ में जाए, जो होता है साला होता रहे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, खाओ पढ़ो। अरे सर सवाल इस बात का है कि इरोडो का सवाल मुझसे पहले कोई कर लेगा, उस रात मेरे नींद नहीं आती थी। ये मेरा बस एक प्रॉब्लम था कि मुझसे पहले मेरी क्लास में कोई मुझसे पहले सवाल कर लेता था मेरे दोस्तों में, तो मैं साला जल के मर जाता था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम बात करो कि नासा ने ये कर दिया, नासा ने जो किया हो भाड़ में जाए नासा और भाड़ में जाए एस्ट्रोनॉट, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ एक एम है कि सिलेबस में क्या है, ठीक है मेरी बात पक्का। तो यही हम बात करेंगे तो लार्ज स्केल पर कि भैया सिंगुलैरिटीज पसंद नहीं है, नेचर को बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ फोर्स के बारे में, क्लियर है क्या मेरी बात। अब हम उसी गरीबों वाले दुनिया में वापस जाते हैं। हमारे फोर्सेस दो तरह के हैं, फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। हम वही पुराने जमाने के सिलेबस है, वही हमें कोई नहीं पूछ रहा है इसका फंडामेंटल नेचर, फंडामेंटल कुछ नहीं, सब जानकारी हमारे को तो वैसे छूना फील आता है। रियल लाइफ में आज की डेट के लोग कहते हैं टचिंग कुछ भी नहीं होती, नोबडी कैन टच एनीथिंग। मैं किसी को छू नहीं सकता, छूने का मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल मेरे मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए, एक दूसरे को रिपल मारने लगे, तो फील आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, गरम गरम लग रहा है, जो भी हो रहा है, पर वो छूना नहीं है, छू तो कोई सकता नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे उसी पुराने गरीबों की तरह। और अभी हमारे न्यूटन्स लॉ में पहला फोर्स है फील्ड फोर्स। पहला फोर्स जो है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ। सबसे अलग लिखवाता हूं, बाई अर्थ लिखती दुनिया, हम लिखते हैं विद अर्थ। बाई अर्थ मिलता है साला अर्थ लगाती है, हम अगर विद अर्थ, मेरे औकात बराबर है। तो मैं आ रहा है मेरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ। पहली बात, इट इज अ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स मतलब बिना छुए लगेगा, छूने की जरूरत नहीं है, दिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पेन को ऐसे छुपा लिया, हमने अब बताओ अर्थ को दिख ही नहीं रहा है, वो कहेगी तुम्हें दिखना नहीं है हमें। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात, कि छुपा लिया पेन को, अब तो अर्थ लगा ही नहीं पाएगी फोर्स इसके ऊपर। अर्थ को फर्क नहीं पड़ता, अर्थ इसको पुल कर रही है, चाहे दिखे अर्थ को चाहे ना दिखे, उससे फर्क नहीं होता। अर्थ पर हो, हवा में हो, लटका हो, किसी से पकड़ा हो, नहीं पकड़ा हो, उससे कोई पानी के अंदर हो, पानी के बाहर हो, कंटेनर के अंदर हो, ऑयल में छुपा दिया गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये फील्ड फोर्स है अर्थ और पार्टिकल के बीच में। किसके बीच में? एनी पार्टिकल और अर्थ के बीच में, पार्टिकल और अर्थ के बीच में, ठीक है, पार्टिकल और अर्थ के बीच में। अरे क्लियर है? yes, गुड। इस फील्ड फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होता? पुलिंग। कैसा नेचर है इसका? पुलिंग। यानी ये फोर्स हमेशा पुलिंग होगा। अर्थ पार्टिकल को पुल करेगी, पार्टिकल अर्थ को पुल करेगा, अर्थ पार्टिकल को पुल करेगी, पार्टिकल अर्थ को पुल करेगा। हमेशा इसका नेचर कैसा है? पुलिंग फोर्स है। फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसके बीच में? पार्टिकल और अर्थ के बीच में। कितना लगता है ये? मास ऑफ पार्टिकल इंटू जी, मास ऑफ पार्टिकल इंटू जी। ये फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ पार्टिकल इंटू जी, मास ऑफ पार्टिकल इंटू जी। G is what is G here? G is called gravitational field of earth. Gravitational field of earth. Field of earth. Gravitational field of earth. जिसकी वैल्यू होती है 9.8 और 10। सवालों के करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, m इंटू जी, m इंटू जी, पक्का? अर्थ के इस फोर्स का नाम है m इंटू जी, ठीक है? जब ये फोर्स पार्टिकल पे लगता है, जब ये फोर्स पार्टिकल पर देखते हैं, लगता तो दोनों पर ही है, पार्टिकल पर देखते हैं, जब हम ये फोर्स पार्टिकल पर देखते हैं, जब हम ये फोर्स पार्टिकल पर देखते हैं तो उसे वेट कहते हैं। इस फोर्स का नाम क्या कहते हैं? वेट, उसे वेट कहते हैं, इट इज कॉल्ड वेट, पक्का? पक्का? जैसे मेरा मास मान लो 75 kg है और अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू को 10 लेते हैं हाल फिलहाल, तो मैं अर्थ को क्या कर रहा हूं? मैं अर्थ को कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? पुल कर रहा हूं। अरे पुलिंग फोर्स है, अगर अर्थ मुझे पुल करेगी तो मैं अर्थ को पुल करूंगा। मैं अर्थ को पुल कर रहा हूं, कितने फोर्स से? 750 न्यूटन। मैं अर्थ को कितने फोर्स से पुल कर रहा हूं? 750 न्यूटन, क्योंकि फॉर्मूला इन्होंने बताया मास इंटू जी का मल्टीप्लाई करके। ये सवाल समझ में आया? अर्थ और पार्टिकल के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, इसका नाम हमने ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ कहा। ये हर पार्टिकल पे और अर्थ के बीच में लग रहा है, आपके और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, मेरे और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, हम दोनों के बीच में भी लग रहा है। क्लियर है? मैंने कहा अगर और किसकी वैल्यू कितनी होती है? पार्टिकल का मास, और एक चीज होती है जी, जिसमें अर्थ का मास आता है, पर सॉल्व करके हमने उसकी वैल्यू निकाल दी है 9.8। क्लियर है क्या मेरी बात? ये 10 है, 10 मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल, 9.8 में गंदा कैलकुलेशन होगा। सवाल मैं 3 तरह से पूछ रहा हूं, बताइएगा। मेरा मास है 20 किलो, एग्जाम्पल के तौर पे जी की वैल्यू 10 है। सवाल है मैं अर्थ के साथ क्या, मैं अर्थ के ऊपर क्या कर रहा हूं? क्या होगा आंसर? मैं अर्थ को 200 न्यूटन से पुल कर रहा हूं। दूसरा सवाल, अर्थ मेरे साथ क्या कर रही है? अर्थ मुझे 200 न्यूटन से पुल कर रही है। अर्थ के लिए पुलिंग इधर होगा ना, अरे पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, मैं आपको अपनी तरफ खींचूंगा, वो अपनी तरफ खींचेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? तीसरा सवाल इसी को पूछेगा कि बताओ मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है? तो आंसर है 200 न्यूटन। मैंने क्या बोला? जब ये फोर्स पार्टिकल पे देखते हैं तो इस फोर्स को लोग वेट बोलते हैं। गरीबों की तरह बात नहीं करेंगे, कम से कम पढ़े लिखे लोगों की तरह बाहर आके तुम्हारा वेट कितना है 45 नहीं बोलेंगे, 450 न्यूटन बोलेंगे। 45 केजी तुम्हारा मास है। क्या मेरी बात है? कम से कम हम तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें। कोई पूछे तो व्हाट इज योर वेट, तो बोलो 450 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं बोलो 45 किलो, उसने मास नहीं पूछा तुम्हारा। मास है तुम्हारा 45 किलो, वेट है तुम्हारा 450 न्यूटन। वेट का मतलब है अर्थ मुझ पर जितना फोर्स लगा रही है उसको वेट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हमेशा ये फोर्स कैसा है? पुलिंग है। कब लगेगा? किन दो के बीच में लगेगा? पार्टिकल और अर्थ के बीच में। पार्टिकल को अर्थ से छूना जरूरी है क्या? पार्टिकल हवा में लटका हो तो, फ्री हो तो, हर समय रस्सी से बंधा हो तो, स्प्रिंग से बंधा हो तो, एलिवेटर के अंदर हो तो, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, पार्टिकल छोड़ दिया गया, नीचे गिर रहा है, अब कुछ भी बोलो लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? मैं कुछ भी बकवास कर लूं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमेशा mg का पुलिंग फोर्स पार्टिकल पे अर्थ की तरफ और अर्थ पे पार्टिकल की तरफ लगेगा। क्लियर है मेरी बात? लिखिए, mg के फोर्स की दिशा को वर्टिकल दिशा, mg के फोर्स की दिशा को वर्टिकल दिशा कहते हैं। mg के फोर्स की दिशा को वर्टिकल दिशा कहते हैं। ठीक है? और उसके परपेंडिकुलर को हॉरिजॉन्टल। आपने कहा ये क्यों बताया आपने? उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है। यस हर्ष, mg के फोर्स की दिशा को वर्टिकल दिशा और उसके परपेंडिकुलर दिशा को हॉरिजॉन्टल दिशा कहते हैं। उसका एक रीजन है, सुने भी। उसका रीजन मैंने आपको, आपने कहा ये इंफॉर्मेशन तो मुझे पता थी, क्यों बताई थी? बड़ी बात नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी हम कॉपी पे काम करते रहते हैं, कई बार क्या हुआ, जैसे मान लो एक सवाल आया कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा गया है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर है। अभी न्यूटन्स लॉ में हर सवाल में
हम जब सवाल सॉल्व करेंगे mg तो दिखाया करेंगे, mg। जब हम आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, उसमें चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आएगा, फिर आप बार बार मुझसे पूछोगे सर mg लेना है कि नहीं लेना है, सर mg लेना है कि नहीं लेना है। तो अब आज से ये जीवन में सवाल पढ़ के तुम्हें, जब तक सवाल पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे काम चलेगा। सवाल पढ़कर अगर लिखा है कि ग्रेविटी कंसीडर करनी है तब तो लेना ही है। सवाल में लिखा है ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी है तो नहीं लेना है। सवाल में ऐसे शब्द नहीं लिखे हैं पर लिखा हुआ है रॉड इज हैंगिंग वर्टिकली, मतलब ग्रेविटी लेनी है। ये वर्टिकल शब्द सिर्फ ग्रेविटी के लिए डिफाइन है। रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल फ्रेम, मतलब ग्रेविटी के लिए डिफाइन है, ग्रेविटी यहां कंसीडर करनी है। अरे क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द सिर्फ ग्रेविटी में है। मेरी बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द सिर्फ ग्रेविटी में है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप स्पेस मून पे चले जाएंगे, वहां मून पे चले जाएंगे या फिर स्पेस में है, वो कहेगा इधर इधर फोर्स लगाया, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाया, कुछ नहीं होता। अभी मैं वैसे में कहना नहीं चाहिए, मैं अभी घर पे था तो गरुड़ पुराण चल रही थी, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ माई मदर। गरुड़ पुराण एक चीज होती है, वो चल रही थी, गरुड़ पुराण, ठीक है। तो उस गरुड़ पुराण में पंडित जी ने बताया कि एक कोई नदी है, वहां जाना पड़ेगी, वो यहां से कई कोस दूर, सन से भी बहुत दूर दूर दक्षिण दिशा में है। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा पंडित जी सन से बहुत बहुत दूर दक्षिण दिशा कहते किसे है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम पूरब ये सिर्फ सन के लिए डिफाइन है। सन से भी दूर चले गए तुम तो वहां सलाह सन ही नहीं है, तो उस दुनिया में दक्षिण पश्चिम पूरब होगा ही नहीं। ये समझे मेरी बात? भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज डिफाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ सन्स पोजीशन। एंड हाउ कैन समबडी से कि इफ वी गो, इट इज सिंबॉलिकली लिखा जाता है, बस वही होता है कि बात उन्होंने बढ़िया लिखी हुई है, लेकिन उसमें शब्द वही इस्तेमाल किए जितने उस समय की नॉलेज थी यार लोगों को। मेरी बात समझ? उसमें सुधार नहीं करने वाली कमी हमारी है। अगर हम उसको पढ़ के बैठ जाएं तो हमें सुधार करते रहेंगे तो हमारा धर्म, किसी का भी धर्म बहुत बढ़िया धर्म है, सुधार, हम भी सुधार करते रहेंगे, कंटेम्परेरी सुधार करते हैं। क्योंकि आपसे मैं ऐसी बातें इसलिए कहता हूं कि आप है नई जनरेशन, कम से कम आप तो पढ़े लिखे बने, गरीबों जैसी बातें ना करें कि भैया कैसे, कोई भी चीज का एक लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज। क्लियर है क्या मेरी बात? बैक टू द गेम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कब लगेगा? अर्थ और पार्टिकल जब भी होंगे हमेशा फोर्स लगेगा, mg का फोर्स है। हमेशा किधर लगेगा? पुलिंग फोर्स है। पार्टिकल पे नीचे, अर्थ पे ऊपर। पार्टिकल पे नीचे, अर्थ पे ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो किसी ने कभी किसी ने अर्थ बता दी, ये दिशा कौन सी है, ये अर्थ बना दी, बताओ इनमें से कौन सी वर्टिकल लाइन है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है? कौन सी वर्टिकल लाइन है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है? ये वर्टिकल है और ये दोनों वर्टिकल है। दोनों वर्टिकल है गरीबों, दोनों वर्टिकल है। यहां पे तुम खड़े होगे तो क्या तुम पर फोर्स इधर लगने लगेगा क्या? तुम पे फोर्स इधर लगने लगेगा ना, अर्थ की तरफ। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा दिमाग है, काम कम अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि हमें लगता है बस हमारे को कॉपी में जो बना है वही वर्टिकल। भाई कई लोग, अच्छा बताओ, इधर ईस्ट है, आपसे बताओ असली में इधर ईस्ट है तो नॉर्थ किधर होगा? इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, नॉर्थ किधर होगा? ऊपर नहीं, अंदर। ऊपर होगा क्या नॉर्थ? किसी को साउथ इंडिया जाना तो मैं घुस जाऊंगा जमीन के अंदर? साउथ इंडिया जाना भैया, अंदर घुस जाते हैं इसके अंदर। कश्मीर जाना, चढ़ जाए ऊपर पहाड़ पे, यही चलने लगे। अबे वो सब एक प्लेन में होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन कॉपी में बनाते सालों ऐसे ही आए हो आज तक, कि कॉपी में 3D कॉपी तो है नहीं तुम्हारे पास। अरे समझ में आ रहा है मेरे? तो ईस्ट इधर है तो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होगा तो बाई तरफ, सिखाया है बचपन में चौथी क्लास में कि बाई तरफ होता है नॉर्थ। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन हम कॉपी में बनाएंगे तो हमें लगता है ऊपर नीचे ही सारी संभावना है, ये और ये, तो नॉर्थ ऊपर है। नॉर्थ ऊपर नहीं होता। इसीलिए 3D के सवाल जैसे ही आते हैं गलत करने लगती है जनता, क्योंकि 3D दिखना ही बंद हो जाता है उसको, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ऐसे नॉर्थ ऊपर ही लगता है उसको। और हाइट भी और वर्टिकल भी बनाते तो इधर ही बनाते, क्योंकि बना कॉपी दो 2 डायमेंशन है तुम्हारे पास, 3D कॉपी थोड़ी दी गई है तुम्हें। तो थोड़ा केयरफुल रहना, हर चीज सोच के करेंगे, कभी जीवन में गलतियां नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो पहला फोर्स कौन सा सीखा हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स। पक्का? गुड गुड। अगला नंबर 2। अब थोड़ा काम के फोर्स आ रहे हैं, ध्यान से। अब इनमें थोड़ा ग्रेविटेशन सबको पता रहता है। इसका नाम है नॉर्मल फोर्स। इसका नाम है नॉर्मल फोर्स। दूसरा नाम है नॉर्मल फोर्स। पक्का? इनके बीच में लगता है व्हेन
टू सरफेसेस कम्स इन कांटेक्ट, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, दो सरफेसेस छुएंगी कांटेक्ट टू सर कांटेक्ट में आती हैं, तब ये फोर्स आता है। पहली बात, नॉर्मल फोर्स लगने के लिए दो सरफेस को छूना जरूरी है। बिना छुए mg के अलावा हाल फिलहाल अभी कोई और फील्ड फोर्स नहीं आएगा, बाकी सारे फोर्सेस छूने वाले ही हैं। जब तक हम आगे अभी इलेक्ट्रो नहीं जाएंगे तब तक हमारे पास फोर्स यही है mg, जो बिना छुए लगता है, बाकी सारे फोर्सेस छूने से आएंगे। When two surfaces comes in contact, तब ये फोर्स जनरेट होता है। तब फोर्स जनरेट होता है जब दो सरफेसेस छूती हैं एक दूसरे में। नेचर इसका पुशिंग, नेचर इसका पुशिंग, नेचर इसका पुशिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर इसका पुशिंग है, हमेशा इसका नेचर कैसा है? पुशिंग। यानी आपको बताने की जरूरत होगी कि अपने आगे नॉर्मल पर पूछो किधर लग रहा है। अगर मैं बोलूं नॉर्मल किधर लग रहा है तो आप पूछोगे किस पर, तभी तो बताओ, क्योंकि नॉर्मल तो दूसरे दोनों पे लग रहा है। अरे दो लोग होंगे ना नॉर्मल लगाने के लिए, एक ही अकेला लगा देगा? दो लोग तो हमेशा चाहिए फोर्स के लिए। तो कोई पूछे नॉर्मल किधर लग रहा है तो चाहे जितना जल्दी हो आप फिर भी सवाल पूछिए साला किस पर, क्योंकि तभी तो आपको समझ आएगा इस पर बात कर रहे हैं। जैसे ये यहां पर रखा है, ये मेरे हाथ पे रखा है, ऐसे ये मेरे हाथ पे रखा है। क्या यहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आई हैं? कौन सी दो सरफेस? हाथ की अपर सरफेस और बॉटल की लोअर सरफेस आर इन कांटेक्ट। बॉटल पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? पुशिंग पे, पुशिंग। बॉटल पर नॉर्मल कौन लगा रहा है? हाथ। हाथ कैसा नेचर नॉर्मल का? पुशिंग। तो हाथ ऐसे पुश करता है, यूं ऐसे पुश करता है हाथ ऐसे। अबे हाथ, जो सवाल पूछा पुशिंग का क्या मतलब होता है? पुश नहीं पता क्या? पुश पुल तो पता होना चाहिए, धक्का देना पुश मतलब। तो हाथ इस बॉटल को ऐसे धक्का देगा क्या? अबे ऐसे धक्का देगा ना गरीब, इतना भी धक्का भी नहीं समझ में, धक्का तो समझ में आना चाहिए ना क्या होता है। पुश भी नहीं पता होगा तो फिर तो खत्म है दुनिया। पुश तो पता है ना, पुश। कंफ्यूज हो जाते हो कि जब गेट पे पहुंचते पुश पुल लिखा था, किधर खींचा है? पुश पुल पुश पुल ऐसे करते हो। पुश मतलब क्या होता? पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। कैसा नेचर है नॉर्मल फोर्स का? पुशिंग है, ये हमेशा पुशिंग होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कौन से दो सरफेसेस कांटेक्ट में? फिर से सवाल ये है, बॉटल की सरफेस और हाथ की सरफेस कांटेक्ट में। हाथ बॉटल को कैसे नॉर्मल फोर्स लगाएगी? ऊपर, पुश। और बॉटल हाथ पे कहेगी पुश। अरे बॉटल हाथ को पुश करेगी, हाथ बॉटल को पुश करेगा, पुशिंग फोर्स है ना। तो इसमें कभी कंफ्यूजन कैसे हो सकता? पुशिंग फोर्स मतलब पुशिंग फोर्स। पुशिंग मतलब अपने से दूर भगाना, पुलिंग मतलब अपनी तरफ खींचना। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पुश, तो बॉटल हाथ को अपने से दूर कैसे भगाएगी? नीचे भगा के, क्यों? बॉटल अपनी तरफ थोड़ी खींच लेगी। और हाथ बॉटल को कैसे धक्का मारेगा? कहेगा मेरे से दूर जाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा होगा? पुशिंग फोर्स होगा। नॉर्मल कभी पुलिंग नहीं हो सकता। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स। क्लियर है? पुशिंग फोर्स किधर? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का क्या मतलब होता है? जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक ऐसी लाइन जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसे कहते हैं कॉमन नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अब यहां पे ध्यान से समझिए, कैसा फोर्स है? पुशिंग है। छूने से आएगा, जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी उनके लिए पुशिंग फोर्स लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? और इसकी दिशा कैसी होगी? किस तरफ होगी? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। पुश करेगा। पुश याद रखना, बस पुश करता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? पुश करता है। यहां पर ये ब्लॉक है, ये ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है? ये ऐसे तीन ब्लॉक है। बी और सी क्या टच कर रहे हैं एक दूसरे को? दिख रहा है? टच कर रहे हैं। कहां टच कर रहे हैं? ये है सरफेस जो टच कर रहे हैं। तो इनमें हम सबसे पहले कहेंगे, बी और सी में जब जाएंगे तो हम कहेंगे ये है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? वो लाइन जो दोनों की सतह जो कॉमन है उसके परपेंडिकुलर खींची जाए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। तो क्या ये नॉर्मल लाइन है? अब मुझे बताइए बी सी पे नॉर्मल किधर लगा रहा है?
बी सी पर नॉर्मल किधर लगा रहा है? ऊपर। ये पुश करेगा। बी कैसे पुश कर सकता है? बी कहेगा मेरे पास आ जाओ पुश करने के लिए, धक्का मारेगा ना बे। तो बी पी सी पे किधर नॉर्मल लगा रहा है? ऊपर। सी बी पे किधर नॉर्मल लगा रहा है? नीचे। बी सी पे 10 न्यूटन का नॉर्मल लगा रहा है, तो सी बी पे कितने न्यूटन का नॉर्मल लगा रहा है? 10 न्यूटन। किधर? नीचे। सी बी पे किधर नॉर्मल लगा रहा है? सुनो एक बार में समझो, जे नहीं सुनेंगे फिर स्लीप होल्ड करेंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं हो। तुम्हारी आधी जिंदगी उसी पर होती। सवाल पढ़ते अब करते हैं सवाल। अबे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। ए बी पे किधर नॉर्मल लगा रहा है? ए बी पर किधर? जल्दी जल्दी बात, ध्यान से सुनो एक बार में। ए बी पर किधर नॉर्मल लगा रहा है? बी सी पे किधर लगा रहा है? सी ए पे किधर लगा रहा है? अबे सी ए पे लगाई गा रहा है, छू गा रहा है वो। कुछ भी गाना बन रहा था क्या कि सी पे किधर लगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सी ए पे नॉर्मल कैसे लगाएगा साला, जब कहा छूने से आता है फोर्स। कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स छूने से आता है, बिना छुए कैसे आ जाएगा? सी ए पे कोई नॉर्मल फॉर्मल नहीं लगा रहा है। लेसन में आ रहा है? बी पर ए किधर लगा रहा है? बी पर ए नीचे लगा रहा है। सवाल ही नहीं सुनते। बी पर ए किधर लगा रहा है? बी पर। तो ये अब तुम ये रट्टा मारोगे, जिसके ऊपर पहले बोलेगे वो पर बी। अरे ऐसे छोटे बच्चों से कंफ्यूज है कि इट कम्स बिफोर। मौत आ गई मेरी बीबी की, उसको तवन को समझा कि इट कम्स बिफोर, इट कम्स आफ्टर। तो बच्चा का सबसे 60 पहले ये 61 बोलते हैं, तो आज में 62 उससे दिमाग लगाया अपना 62 अगला। व्हाट कम्स बिफोर 61? तो पागल हो गया वो, क्योंकि आफ्टर बिफोर आफ्टर वही तुम्हारी हालत है। पहले मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन ही नहीं रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सुन ही नहीं रहा हूं। मैंने बोला बी पर सी किधर लगा रहा है? नीचे। बी पर सी, सी कहेगा पुश। ए पर बी किधर लगा रहा है? नीचे। बी पर सी किधर लगा रहा है? क्या दोबारा सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं क्या? मैंने फिर से पूछा बी पर सी किधर लगा रहा है। सुनो ना ध्यान से यार। ए पर बी किधर लगा रहा है? ए पर जमीन किधर लगा रही है? अरे जमीन ये है, इसका नाम जमीन है। ऊपर। जमीन पर ए किधर लगा रहा है? नीचे। बस पुश है यार, पुश है। सिंपल सा पुशिंग फोर्स है। अरे क्लियर है? वेरी गुड। पुशिंग फोर्स है। अब कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। कॉमन नॉर्मल में कंफ्यूजन कहां पर आएगा? ऐसे दिख रहा है तो कॉमन नॉर्मल है। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक हैं, ये दो ब्लॉक हैं, और मैं ऐसे ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे कांटेक्ट में, और मैं इसको इधर धक्का मार रहा हूं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। बी पर ए नॉर्मल किधर लगा रहा है? इस साइड उस साइड नहीं बोलना, दाएं बाएं लेफ्ट डाउन ऐसे बोलना है। इधर राइट साइड में, राइट साइड राइट लेफ्ट ईस्ट तो नहीं पता, ईस्ट तो उस सवाल में था। ईस्ट परमानेंट ईस्ट नहीं है, मुझे थोड़ी पता सन किधर निकल रहा है। अरे सन में आ रहा है मेरी बात। बी पर ए, क्या इनकी कॉमन सरफेस ये है? तो ये हो गया नॉर्मल की दिशा। अरे इनकी कॉमन सरफेस देखो कहां है? नॉर्मल। तो ए पर बी किधर लगा रहा है? ए पर बी किधर लगा रहा है? लेफ्ट साइड। हाथ तुम्हारा राइट चल रहा है, लेफ्ट मुंह से निकल रहा है। वो तुम्हारा राइट हैंड, अपना राइट लेफ्ट खुद लेफ्ट खुद पहचान लेंगे ना अपन आप लोग। ठीक है। ए पर बी लगाएगा तो पुश, बी पर ए लगाएगा पुश। सब भगाते हैं दूसरे को नॉर्मल के कारण। बस पुश मतलब दूर भगाएंगे अपने से दूर भगाएंगे। अरे पुशिंग मतलब पक्का। तो ये इनकी कॉमन सरफेस हो गई। यहां ये कॉमन सरफेस है, यहां ये कॉमन सरफेस आ गई। पक्का क्लियर है मेरी बात? कॉमन सरफेस में आगे क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है पक्का, और एक ये दूसरा स्फीयर है, तो इनकी जब दो स्फीयर आ जाएंगे तो कॉमन सरफेस कौन सी होगी? जो सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे लाइन, वो हमेशा कॉमन नॉर्मल होता है। ये दोनों के परपेंडिकुलर है। ये है इनकी कॉमन सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से सेंटर वाली लाइन हमेशा कॉमन नॉर्मल होगी। तो इनके बीच पुशिंग फोर्स, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए बी पर किधर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स? C1 से C2 की तरफ। C1 से ए पर बी किधर लगा रहा है? C2 से C1 की तरफ। पुशिंग फोर्स है। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का, वेरी गुड। अगला कंफ्यूजन कहां से था? मान लो ऐसे है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये यहां टच कर रही है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आया।
क्यों कंफ्यूजन आया? क्योंकि रॉड कहेगी मेरे तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है, प्लेन कहेगा मेरा परपेंडिकुलर तो ये है। समझ में आया? तो कॉमन नॉर्मल ऐसी जगह पे कैसे निकालेंगे? ऐसी जगहों पे कॉमन नॉर्मल निकालेंगे, जो चीज ज्यादा बड़ी है उसका नॉर्मल कॉमन नॉर्मल होगा। यहां पर कौन खत्म हो रहा है? रॉड खत्म हो रही है, दीवार नहीं खत्म हो रही है। अरे समझ में आ रहा है? तो दीवार डिसाइड करेगी, तो दिस इज कॉमन नॉर्मल। यानी इस पॉइंट पर दीवार रॉड के ऊपर जमीन ऊपर लगा रही होगी और जमीन के ऊपर रॉड नीचे लगा रही है। यहां पे कौन खत्म हो रहा है? रॉड खत्म हो रही है, दीवार नहीं खत्म हो रही है। तो दिस इज द कॉमन नॉर्मल। ये कॉमन नॉर्मल की यहां पे यही एक ऐसी जगह है जहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कॉमन नॉर्मल समझ में नहीं आएगा कौन सी दिशा कॉमन है, क्योंकि ये रॉड तिरछी है, ब्लॉक ऐसा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या रूल बताया मैंने? एक्सटेंडेड बॉडी विल डिसाइड, एक्सटेंडेड बॉडी विल डिसाइड की कॉमन नॉर्मल क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये सवाल आ गया, ये दीवार है और ये रॉड है, ऐसी रॉड है लंबी। अब यहां पर क्या है? यहां कौन एक्सटेंडेड बॉडी है? एक्सटेंडेड बॉडी मतलब जो ज्यादा खिंची हुई है। कौन? रॉड एक्सटेंडेड बॉडी नहीं है, रॉड टर्मिनेट कर रही है। टर्मिनेट करने का मतलब होता है जो खत्म हो रहा है, एक्सटेंडेड मतलब जो आगे तक बढ़ा हुआ है। यहां पे जमीन आगे तक बढ़ी हुई है, तो यहां पे कॉमन नॉर्मल ये होगा। यहां कौन खत्म हो रहा है? दीवार खत्म हो, तो एक्सटेंडेड बॉडी कौन है? रॉड। तो यहां पे इन दोनों के बीच में नॉर्मल की दिशा ये होगी। नॉर्मल की दिशा कौन डिसाइड करेगा जब कंफ्यूजन हो? तो कंफ्यूजन नहीं है जहां पर, यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन सिर्फ इस जगह पे आएगा, तो कौन डिसाइड करेगा? एक्सटेंडेड बॉडी। लिखो इस बात को, परमानेंटली देती बेटा, परमानेंटली। आप देर से आई क्या? सॉरी बेटा, आपकी प्रॉब्लम हो रही है क्या कि आज ये टाइमिंग? लिख लीजिए खुद से अपनी भाषा में, और एक फोटो बना के। दोनों लिमिटिंग हो, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, दोनों लिमिटिंग हो, बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला दोनों लिमिटिंग हो। मान लो यहां पर दोनों लिमिटिंग सिर्फ एक केस में, यहां पर जैसे मान लो दीवार है और वो बोलेगा, जैसे एक बात समझने की कोशिश कर, जैसे उसने बोला रॉड ऐसे आ गई दीवार के, तो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। उसने कहा जस्ट दीवार के एंड पर रॉड टकी हुई है, यानी दीवार बड़ी है। जस्ट दीवार के एंड पर रॉड है तो दीवार बड़ी मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? या बोलेगा जस्ट रॉड दीवार को क्रॉस कर रही है तो दीवार रॉड बड़ी मानेंगे। यहां पर फिर एक कंफ्यूजन अभी आपका बचा हुआ है एक और जगह। मान लो दोनों रॉड हो तिरछी तिरछी, तिरछी तिरछी दोनों रॉड हो। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? इसमें आपको दूसरा कोई तरीका सुनना पड़ेगा। आप नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली इस मोमेंट पे किधर लग रहा है नॉर्मल, लेकिन अगर दोनों सेम इंक्लाइंड पर आके टिकी होंगी ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा नॉर्मल। क्यों होता क्यों? अब आपने कहा सर होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो जो चीज एंड होती है ना बेटा, जब वो वहां पे, जैसे अगर मैंने इस दीवार पर, यहां पर कोई चीज, ये दीवार रिजिड दीवार है, इस पे कोई चीज जाके ऐसे टांग दी, तो उसका जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा छिल जाता है। इसका जो चीज खत्म हो रही होती है, कॉर्नर क्या होता है? छिल जाता है। छिलने से क्या होगा? ये थोड़ा सा यू कर्व हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा कर्व होता है तो ये कॉमन नॉर्मल बन गया साफ सुथरा। यहां पर क्या हुआ? जब इधर वाला केस था तो दीवार टूटेगी। अरे बताओ, सोचने वाली बात है ना। इस तरह क्या टूटेगा? दीवार टूटेगी थोड़ी किनारे से। कॉर्नर जिसका आता है वो कॉर्नर ही कमजोर होता है, वो टूटेगा। एक दीवार टूटेगी तो दीवार ऐसी हो जाएगी थोड़ी सी। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दीवार, लेकिन दोनों रॉड ऐसे लगाई जाती है तो 99% दोनों की औकात बराबर है, तो दोनों सरफेसेस स्मूथ हो जाती है, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, 6:30 से बेटा मेरे दीदी क्लास के बाद गैप मत लेना। सॉरी बेटा, आई नो दैट यू आर रेगुलर, बट प्लीज ऐसा कर लेना कि 6:30 तक क्लास है तो थोड़ा ब्रेक ना ले, सीधे मुझे देख ले। क्लियर है नॉर्मल फोर्स के बारे में? पक्का? कब आएगा नॉर्मल फोर्स? छूने से आएगा। कौन से दो सरफेस जब भी साथ में दिखेंगी एक दूसरे के ऊपर पुश करेंगी, किस दिशा में? कॉमन नॉर्मल की दिशा में। पक्का? जैसे मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, ये इसका नाम
वेज है, ऐसे तिरछी चीज को वेज कहते हैं, बड़ी ऑब्जेक्ट को। इसका नाम कैपिटल एम है, इसका नाम स्मॉल एम है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताइए वेज पर नॉर्मल ब्लॉक किधर लगा रहा है? वेज पर ब्लॉक नॉर्मल किधर लगा रहा है? ब्लॉक का जो नॉर्मल है, हाँ, तो किधर है नॉर्मल? वो तिरछा ऐसा क्या? इज इट द कॉमन नॉर्मल सरफेस? कैन यू सी दिस इज द कॉमन नॉर्मल सरफेस? किस पे पूछा है? वेज पर, तो वेज को पुश, तो वेज पे इधर, ब्लॉक पे किधर? पुश, ब्लॉक को इधर। समझ में आ रहा है मेरे? पुश तो समझ में आना चाहिए, पुश इज नॉट अ बिग डील। बिल्कुल सही कहा दकेश, उस केस में हम RX RY दोनों ही मानेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? अगला फोर्स टेंशन। न्यूटन को अपना सिर्फ एक लॉ बताना था और बाकी दो लॉज जो उसने बताए थे, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, वो पहले से उनकी चर्चा सैकड़ों सालों से हो रही थी। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ही बोला था, न्यूटन ने स्ट्रांगली सब कुछ इकट्ठे करके बोला था। न्यूटन को सिर्फ एक ही लॉ बताना था, वो सेकंड लॉ है। इसीलिए मैं सेकंड लॉ की जिक्र अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो आएगा जब हम सब कुछ समझ जाएंगे, उनके पुराने लोगों जैसे ज्ञानी हो जाएंगे जिनको न्यूटन बताएंगे अपना सेकंड लॉ, तो उनके जैसा हमें भी तो पता चल जाएगा कि जितना वो जानते थे जो सुन रहे हैं, उतना हम भी जान जाए। इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ पहले पढ़ते हैं, सेकंड लॉ बाद में पढ़ते हैं, न्यूटन को मेनली देना ही थर्ड लॉ। टेंशन, टेंशन कब है? टेंशन ये कब आएगा? जब भी स्ट्रिंग प्लस समथिंग हो। एक रस्सी, दो चीजें जो आपको पता है कि हमेशा फोर्स दो चीजों के बीच में होता है, अगर उनमें से एक चीज का नाम रस्सी है, एक चीज का नाम रस्सी है, एक चीज का नाम रस्सी है, तो और एनीथिंग, तो इनके बीच के जो भी फोर्स लगेगा उसका इन्होंने नाम दिया टेंशन। रस्सी और कोई चीज छू रही होगी, आपस में जुड़ी होगी, तो जब उनके बीच का जो फोर्स नाम दिया उसका नाम दिया टेंशन। पक्का? पूछेगा टेंशन फोर्स कितना है, तो किसके भी दो चीजों में, दो चीजें में से एक चीज का नाम रस्सी और दूसरी चीज का नाम कुछ भी हो। पक्का? इसका नेचर कैसा है? हमेशा पुलिंग, हमेशा पुलिंग। मैं हमेशा पुश पुल गरीबों जैसे करता हूं, क्योंकि वही सबसे बेसिक चीज सिखाई गई थी बचपन से मुझे कि पुश और पुल फोर्स होते हैं। मैं जबरदस्ती बड़ी बड़ी जार्गन यूज नहीं कर सकता कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन, कुछ भाड़ में गया अपोजिट। पुश तो पुश, पुल तो पुल, यानी कि रस्सी किसी चीज को अगर पुल करेगी तो वो चीज रस्सी को पुल करेगी। दो चीजों में पुलिंग पुलिंग, ये तो समझ गए ना न्यूटन थर्ड लॉ। तो पुलिंग है, इसका नेचर हमेशा कैसा है? पुलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। जैसे उसमें अलोंग द कॉमन नॉर्मल था, ये पुलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। पक्का? पुलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक ब्लॉक छत से टंगा हुआ है, रस्सी है, ये दिख रही है क्या? ये रस्सी है, रस्सी के इस एंड का नाम A है, यहां पे कोई एंड B है, इस एंड का नाम C है। ऐसे ही बोल दिए, नाम दे दिए, बाद में जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो सवाल पूछूं ध्यान से बोलिएगा, मारूंगा सवालों इस बार। देर से बोलो पर सही बोलो, चुप रहो, सोचो, बोलो पर गलत मत बोलो। सब कुछ वही है जो बता चुके हैं, बाद में अपने ऊपर हंसोगे गलत बोलने के बाद, इसलिए वो नहीं करना। अब अपने ऊपर हंसना भी खत्म हो गया, अब हंसेंगे नहीं, अब सिर्फ सही बोलेंगे। क्लियर है? टेंशन फोर्स किधर लग रहा है? बहुत बढ़िया सवाल, ये पूछिए किस पर, कैसे बता दो किधर लग रहा है? पुलिंग है, पुलिंग बताओ तो इस पर, तभी तो पुल बताऊंगा। तो जब भी कोई, अब इससे क्या क्लियर हुआ? जब तक तुम्हारे दिमाग में सही सवाल उठने नहीं लगेंगे तब तक तुम सवाल पढ़ के गलत ही करने वाले हो। तुम्हें अब दिमाग में अब आएगा कि टेंशन लगाऊं, तो दिमाग में तुरंत ही आएगा किस पे लगाओगे। तुम्हारे दिमाग से ही जब अच्छी बातें करने लगेगा तुम फिजिक्स आ गई। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिमाग से ही अच्छी बातें करने लगे कि टेंशन दिखाना है मुझे, फिर दिमाग में आएगा किस पर दिखाना है, क्योंकि सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था फोर्स हमेशा बात करेंगे जब किसी पर, किसने, दो लोग होंगे ना इन्वॉल्व। छत पर टेंशन किधर लग रहा है? छत पर टेंशन किधर लग रहा है? बताओ, आराम से बताओ। नीचे? क्या छत और रस्सी कांटेक्ट में है? कैसा फोर्स होता है टेंशन?
पुलिंग। तो रस्सी छत को खींचेगी, रस्सी छत को क्या ऐसे खींचेगी? कैसे खींचती है? ऐसे। छत को खींचने का मतलब अपनी तरफ बुलाएगी ना बे। तो छत पर टेंशन किधर लग रहा है? नीचे। तो अगर मुझे छत पर फोर्स दिखाना होता तो छत पर मैं दिखाता टेंशन नीचे लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? रस्सी पर छत किधर टेंशन लगा रही है? रस्सी पर छत किधर टेंशन लगा रही है? ऊपर। रस्सी पर छत, तो छत कहेगी मैं पुल करूंगी। अबे एकदम सिंपल सी बात है, डरने की जरूरत नहीं है। तो रस्सी को अगर मैं रस्सी पे देखूंगा तो रस्सी पे ऊपर लगेगा टेंशन, सेम ही लगेगा जितना इस पे लगाया उतना उस पे, क्योंकि सेम औकात के होने चाहिए। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। ए बी रस्सी पर बीसी रस्सी किधर टेंशन लगा रही है? ए बी रस्सी पर बीसी रस्सी किधर टेंशन लगा रही है? डाउनवर्ड। ए बी रस्सी पर यानी ए बी पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? बीसी। बीसी पुल करेगी, बीसी ए बी को कैसे पुल करेगी? नीचे की तरफ। सिर्फ इतना सिंपल है, सॉर्टेड रखो ना अपने आप को, पक्का ना? हमें हमेशा याद है टेंशन ऊपर लगेगा कि मास्टर जी ने तुम्हारे सवाल जिंदगी में एक ही कराया, एम के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, जिसने भी कभी कराया। तो हमें लगता है टेंशन ऊपर लगता है। अरे टेंशन ऊपर, सवाल कुछ और आ गया, तुम टेंशन ऊपर लगाने लगे हो। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? किस पर, किसके द्वारा, जब तक ये बात क्लियर ना हो फोर्स के लिए मुंह नहीं खोलना है। किस पर, किसके द्वारा, दो लोग होंगे ना। ब्लॉक रस्सी पर किधर टेंशन लगा रहा है? ब्लॉक रस्सी पर किधर टेंशन लगा रहा है? डाउनवर्ड। ये ब्लॉक कहेगा पुल, पुलिंग फोर्स है टेंशन, यार इतना सिंपल सी बात है। तो ब्लॉक रस्सी को क्या करेगा? पुल, डाउनवर्ड। रस्सी ब्लॉक पर अपवर्ड। हम सिर्फ यही एक बनाते आए हैं जीवन भर, रस्सी ब्लॉक पर टेंशन अपवर्ड, टेंशन ऊपर की तरफ लगे, एमजी नीचे लग गया, रटाव मार लिया। अरे समझ में आया? किस पर, क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? तो किधर है पुलिंग फोर्स? समझ में आ गया आपको कैसे होगा? अरे क्लियर है? वेरी गुड। अब लिखते हैं इसी के आगे, पहले उतना लिख लीजिए। ये सब लिख लिया आपने? स्ट्रिंग और एनीथिंग, टेंशन, पुलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, पक्का? यस सर। गुड 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 मेरा गुड ईशान। नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कंसीडर आवर स्ट्रिंग टू बी मासलेस। वी कंसीडर आवर स्ट्रिंग टू बी massless, to be massless. Because of this, magnitude of tension remains same for any given string at every point. For any given string at any point. ठीक है, ये भी लिख लिया। क्या बोला समझ में आना चाहिए, क्या बोला मैंने? फिर भी पूरा लिख लेते हैं ताकि पूरी बात लिख लेते हैं ताकि फिर मैं समझा दूं। Until unless some other external agent apply force on the string along the string in between. क्या बोला समझाता हूं। जैसे मान लो किसी तरह से मुझे पता चल गया ये रस्सी हमारी अब आगे से बिना कहे मासलेस है। जब तक कहेगा नहीं मास है तब तक मासलेस है, और अगर मासलेस है उसका फायदा हमने क्या लिखा, वो ये लिखा है, उस फायदे को समझते हैं क्या मतलब कह रहा हूं मैं। अगर मुझे किसी ने कह दिया, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि छत के ऊपर रस्सी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, छत के ऊपर रस्सी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, यानी इस जगह पर टेंशन की वैल्यू 50 है।
तो अब वो मुझसे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि अब हमने कहा टेंशन का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा। मैंने क्या बोला, एक इंफॉर्मेशन दी आपको, छत के यहां पर टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन है, इसका मतलब हर जगह 50 न्यूटन है। बीच में पूरी रस्सी में कोई आया कि बाहरी आदमी? नहीं, कोई अकेले पड़ी रस्सी किसी छू छा रही है ना? अरे किसी से छू छा तो नहीं रही है ना, किसी से छू छा नहीं रही है, इसका मतलब है इसके बीच में कोई आदमी डिस्टर्ब करने नहीं आया, डिस्टर्ब करने नहीं आया। तो टेंशन की वैल्यू यहां अगर 50 है तो यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50। आपने कहा यहां पे 50 का क्या मतलब? यहां पे 50 का मतलब हुआ कि यहां पर टेंशन 50 का मतलब है इस पार्ट को ये पार्ट 50 से पुल कर रहा है, इस पार्ट को वो पार्ट 50 से पुल कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर टेंशन 50 है, ये भी मैं कहूंगा, इसका मतलब इस पार्ट को ये पार्ट 50 से पुल कर रहा है, इस पार्ट को वो पार्ट 50 से पुल कर रहा है। यहां पर भी टेंशन 50 ही होगा। मैंने कहा हर जगह टेंशन सेम रहेगा, मतलब ब्लॉक रस्सी को 50 से पुल कर रहा है, रस्सी ब्लॉक को 50 से पुल कर रही है। समझ में आया मेरी बात? हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी किसी गिवन रस्सी में। कब तक? जब तक कोई मासलेस वाली बात हो ही गई, उसके अलावा एक और कंडीशन होती है, जब तक बीच में कोई और आके रस्सी के अलोंग फोर्स नहीं लगा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश। हम यहां पर एक पुली बनाएंगे, पुली, ठीक है, पुली बनाई और हमने यहां पर एक ब्लॉक टांगा, यहां पर एक ब्लॉक टांगा, ठीक है, और ये पुली में फ्रिक्शन नहीं है। आइडिया है पुली में फ्रिक्शन नहीं है। तो आपने कहा तो फिर क्या हुआ मास्टर जी? मैंने कहा यहां टेंशन अगर T है तो यहां भी T होगा, यहां भी T होगा, यहां भी T हो। कोई आया क्या बीच में? क्या रस्सी को किसी ने छुआ क्या? लेकिन अब यहां से यहां रस्सी को तो कोई छू रहा है, रस्सी को यहां से यहां कोई छू रहा है, लेकिन अब उस छूने को देखना है कैसे छू रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुली है और इसके ऊपर ये रस्सी है। अरे दिख रहा है? छू रहा है क्या रस्सी को कोई? अरे बताइए क्या छू रहा है क्या? यहां तक तो कोई नहीं छू रहा था। तो हमने कहा यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T होगा, यहां भी टेंशन T होगा, यहां भी टेंशन T होगा। यहां पे फोर्स टेंशन का मिल गया 50 न्यूटन, तो यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50। पर यहां को छूने आ गया। पर मैंने क्या बोला है, ये कैसी पुली है? स्मूथ है। तो इन दोनों में छुआ छाई हो रही होगी, छुआ छाई हो रही होगी, वो नॉर्मली तो होगा। अबे जो टच कर रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा? यही टच कर रहा है तो कैसा फोर्स होगा? नॉर्मल। अरे देखिए, क्या ये रस्सी के अलोंग है? गरीब आदमी, क्या ये रस्सी के अलोंग है कि रस्सी के परपेंडिकुलर है? रस्सी के परपेंडिकुलर है क्या? अरे क्या ये फोर्स रस्सी के परपेंडिकुलर है? तो इसका मतलब है टेंशन नहीं बदलेगा। हमने बोला है कि जब तक कोई बाहरी आदमी रस्सी के अलोंग फोर्स नहीं लगाता टेंशन नहीं बदलेगा। यानी इस जगह यहां भी टेंशन T, 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 हर जगह टेंशन T रहेगा। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? जैसे मान लिया एक रस्सी है ऐसे टंगी हुई है और यहां पर किसी ने एक बीड टांग दी इसमें। अरे तुमने लॉकेट पहना है? अरे समझ में आया? लॉकेट पहना हुआ है, बीड टांग दी, यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो टेंशन पहली बात। यहां से यहां तक रस्सी को कोई छू रहा है क्या? ये अगर यहां का टेंशन T है तो यहां भी T है, यहां भी T है, यहां भी T है, यहां भी T है। यहां कोई छूने आया? रस्सी को देखते कैसे छू रहा है? रस्सी, ये बीड है, ये बीड दिख रही है आपको, ये बीड जो है ये है रस्सी। तो रस्सी को ये जो छू रहा है वो रस्सी के अलोंग है कि रस्सी के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अगला केस लिया, मैंने कहा ये, अरे ये सबको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान। एक बंदर यहां लटक गया, बंदर यहां लटक गया। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? बंदर ऐसे पकड़ के लटक गया। अरे दिख रहा है क्या? बंदर ऐसे पकड़ के लटक गया। यहां से यहां तक कोई छू रहा है क्या? तो यहां का टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन, यहां छू रहा है। बंधन कैसे फोर्स लगा रहा होगा? ऐसे अलोंग। अगर बंदर मान लो फ्रिक्शन ना होता यहां पे तो बंदर लटक पाता क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं होता बंदर जो चलता नीचे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बंदर पकड़ के लटक कैसे पाया? क्योंकि वहां फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो क्या ये फोर्स जो लग रहा है बंदर और हाथ के बीच में, क्या ये बंदर और हाथ के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या वो रस्सी के अलोंग लग रहा है? इसका मतलब यहां का टेंशन T1, यहां का T1, T1, T1 मानना पड़ेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो कब रस्सी में टेंशन सेम लेना है, कब अलग लेना है? क्लियर है? कब सेम लेना है? जब कोई फोर्स ना हो तो मस्त लाइफ है, अगर है भी तो सिर्फ यही दो केस याद रखो बस। आइडियल पुली, अगर इसी पुली में फ्रिक्शन आ जाता, ये पुली रफ हो जाती, घसकने लगती है ऐसे ऐसे फ्रिक्शन,
तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगता फ्रिक्शन फोर्स। अरे दिख रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के अलॉन्ग लगता है, पक्का। तो उस केस में यहां का टेंशन T, यहां का T1 लेना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो टेंशन कब सेम होगा? गौत, सक्षम, मिरान, लिख ले इस बात को, लिख लिए, डायग्राम बना लीजिए सारे। बंदर जब भी लटकेगा नीचे ऊपर टेंशन अलग अलग होगा। अरे समझ में आ रहा है? नहीं तो रस्सी में टेंशन सेम होगा। ओके बेटा, ओके हर्ष। तो कौन कौन से फोर्स हो गए? mg नॉर्मल टेंशन। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये कब लगेगा? जब दो लोगों में स्प्रिंग प्लस समथिंग हो। एक चीज स्प्रिंग हो, बाकी दूसरा कुछ भी हो। अरे समझ में आ रहा है? एक चीज स्प्रिंग और दूसरी चीज कुछ भी हो तो फोर्स क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से, जैसे नॉर्मल को एन से, टेंशन को टी से, इसको एफएस से, एफ सबस्क्रिप्ट एस, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है मेरी बात? स्प्रिंग क्या होती है? मैं स्प्रिंग बता दूं क्या होती है। स्प्रिंग हमारे पास एक मेटेलिक मटेरियल को ऐसे कर्ल में घुमा घुमा के रखा जाता है। इसको कहते हैं स्प्रिंग। ये इसको कहते हैं स्प्रिंग, ठीक है। हमारी स्प्रिंग का मास हमेशा 0 होगा। स्प्रिंग का मास 0 होगा, पहली बात। स्प्रिंग हमारी कैसी रहेगी? हमेशा मास 0 है। जैसे रस्सी का मास 0 था तो उसमें क्या देखा था हमने? हर जगह टेंशन सेम रहता था। उसी तरह से स्प्रिंग फोर्स हर जगह सेम रहेगा। एफएस सेम रहेगा, सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। स्प्रिंग फोर्स एक जगह मिल गया तो हर जगह सेम आएगा, क्योंकि इसका भी मास क्या है? 0 है, ठीक है। इसका मास 0 है। स्प्रिंग की एक लंबाई आती, जब खरीद के लाते हैं तो उसकी एक लंबाई होती है। उसकी जो लंबाई होती है, जब वो कहीं खींची नहीं गई, दबाई नहीं गई, तो उसकी लंबाई होती है। उस लंबाई को कहते हैं नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग की लंबाई को कहते हैं नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ कहते हैं स्प्रिंग की लंबाई को, कहते हैं नेचुरल लेंथ। ये किस तरह का फोर्स लगा सकती है? ये किस तरह का फोर्स लगा सकती है? ये दोनों तरह का फोर्स लगा सकती है, पुशिंग भी और पुलिंग भी। स्प्रिंग, पहला आदमी आया जो पुशिंग, अभी तक तीनों अलग अलग तरीके के थे। एमजी पुलिंग था, टेंशन पुलिंग था, नॉर्मल पुशिंग था, पर ये दोनों तरह का फोर्स लगा सकती है, पुशिंग भी और पुलिंग भी। पुशिंग भी और पुलिंग भी दोनों तरह का फोर्स लगा सकती है। कब कौन सा लगाती है मैं बता देता हूं। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये यहां पर है, एक स्प्रिंग है, और ये एक ब्लॉक और दीवार के साथ बंधी हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये एम मास का ब्लॉक है, ये दीवार है। ये दोनों तरफ ब्लॉक होते तब भी चल जाता है। चलिए दोनों तरफ ब्लॉक बना देते हैं, दोनों तरफ ब्लॉक बना देते हैं। ये स्प्रिंग है मास एम की। अगर ये अभी नेचुरल लेंथ में है, अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ को बढ़ाया जाए, चाहे इस वाले ब्लॉक को खींच के बढ़ाया जाए, चाहे इसको खींच के बढ़ाया जाए, चाहे दोनों को खींच के बढ़ाया जाए, उससे इसको कोई लेना देना कैसे बढ़ा, कि इसको खींचा, दोनों को खींचा, उससे मतलब नहीं है। अगर इसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है, अगर इसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है, यानी कि इफ इट इज एक्सटेंडेड, कौन चला कौन नहीं चला उससे मेरा मतलब नहीं है। ये कम चला, ये ज्यादा चला, वो कम चला, ये ज्यादा, उससे मतलब नहीं। दो लंबाई स्प्रिंग की आपने देखी कि बदल गई है, स्प्रिंग की लंबाई बदल गई है, और क्या हो गई है? एक्सटेंडेड। जब स्प्रिंग खींचेगी, एक्सटेंडेड होगी, एक्सटेंडेड होगी स्प्रिंग का, तो जो नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स होगा, एफएस जो होगा वो पुलिंग होगा। एफएस जो होगा वो पुलिंग होगा। जैसे इस ब्लॉक का नाम ए है,
इसका नाम बी है। स्प्रिंग फोर्स का नेचर कैसा होगा? पुलिंग होगा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, एक्सटेंडेड होगा तो पुलिंग फोर्स होगा। अब मुझे बताइए, स्प्रिंग पर एक किधर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग पर, अबे फोर्स हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, और दो लोगों में नाम बता, क्या स्प्रिंग और ये टच कर रहे हैं? क्या स्प्रिंग और ये टच कर रहे हैं? तो उनके बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा। सिंपल से, दो लोग जो टच कर रहे हैं उनमें एक अगर स्प्रिंग हो तो फोर्स का नाम स्प्रिंग फोर्स है। समझ में आया मेरी बात? स्प्रिंग फोर्स ए स्प्रिंग पर किधर फोर्स लगा रहा है? अपनी तरफ। पुल तो पुल होता है ना बे। तो ए क्या बोला? फोर्स एक्सटेंडेड में कौन सा फोर्स होता है? पुलिंग। एक आएगा, मैं स्प्रिंग को पुल कैसे करूंगा? अपनी तरफ खींच के। तो ए स्प्रिंग पे किधर फोर्स लगा रहा है? इधर। स्प्रिंग ए पे किधर फोर्स लगा रही है? इधर। स्प्रिंग क्या करेगी? ए को, स्प्रिंग ए पर फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग कहेगी, स्प्रिंग लगा रही है फोर्स, पुल करेगी। पुल कैसे करेगी स्प्रिंग ए को? अपनी तरफ। बी पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है? इधर। स्प्रिंग पर बी किधर लगा रहा है? उधर। अरे पुलिंग मतलब समझे, जब लेंथ एक्सटेंडेड होगी तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? पुलिंग। उनमें हमेशा पुलिंग था, रस्सी में, अर्थ में हमेशा पुलिंग था, नॉर्मल में हमेशा पुशिंग था। इसमें दोनों हो सकते हैं। अगर स्प्रिंग की लंबाई एक्सटेंड कर दी गई है तो कैसा है? पुलिंग। और अगर स्प्रिंग की लंबाई कंप्रेस कर दी गई है, कारण गया भाड़ में कि इसको चलाया, उसको चलाया, किसको चलाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्प्रिंग की लेंथ इस तरह हो गई, यानी स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड है, तो एफएस का नेचर कैसा होगा? पुशिंग। इससे फर्क नहीं पड़ता किसको चला के, स्प्रिंग की लंबाई बदली होनी चाहिए। किसने बदली, कैसे बदली, वो स्प्रिंग की प्रॉब्लम नहीं है। एम चला लेफ्ट वाला कि राइट वाला, उसकी वो प्रॉब्लम नहीं है। दोनों चले कि नहीं चले, वो प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रिंग फोर्स सिर्फ तब आएगा जब स्प्रिंग की लंबाई नेचुरल से बदल दी जाए, या तो बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। बढ़ा दी जाए तो नेचर ऑफ फोर्स पुलिंग, घटा दी जाए तो नेचर ऑफ फोर्स पुशिंग। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया स्प्रिंग फोर्स की पुलिंग और पुशिंग का नेचर। जैसे इस केस में ए बी, ध्यान से बताइएगा, ए बी पर किधर पुलिंग फोर्स, ए बी पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? ए बी पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? ए बी में स्प्रिंग फोर्स क्यों आएगा बे? स्प्रिंग फोर्स तो ए और स्प्रिंग में आएगा, बी और स्प्रिंग में आएगा। फिर यही छोटी बातें, दिमाग कहां गया आपका? ए और बी में स्प्रिंग फोर्स कैसे आ गया? क्या बोला स्प्रिंग फोर्स के लिए? एक आदमी का नाम स्प्रिंग और दूसरे का नाम जो कचरा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे स्प्रिंग फोर्स के लिए एक चीज तो स्प्रिंग होनी चाहिए। ए और स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा, बी और स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा। अरे समझ में आ रहा है? लेफ्ट स्प्रिंग और राइट स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा। लेफ्ट पार्ट ऑफ स्प्रिंग और राइट पार्ट ऑफ स्प्रिंग। जैसे मान लो स्प्रिंग के इस पॉइंट कर, इस पार्ट को, स्प्रिंग के इस पार्ट पे लाल पेंट कर दिया और बाकी पार्ट पे पेंट नहीं किया, तो लाल स्प्रिंग पे पीली स्प्रिंग के बीच में स्प्रिंग फोर्स होगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। अरे सर, मैं दोनों स्प्रिंग है तो बल्ला बल्ला। क्लियर है मेरी बात? एक स्प्रिंग तो होना चाहिए। अब मेरा बताइए, नीचे वाले डायग्राम में ए पर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट। ए पर स्प्रिंग फोर्स कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग कहेगी पुश। ए स्प्रिंग पर किधर फोर्स लगा रहा है? बी स्प्रिंग पर किधर लगा रहा है? बी स्प्रिंग पर, लेफ्ट। स्प्रिंग बी पर, राइट। क्लियर है? पुशिंग पुलिंग। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का। पुशिंग पुलिंग समझ में आ गया? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है F बराबर के एक्स। एक तो हो गया पुशिंग पुलिंग बता दिया, और फोर्स होता है के मॉड एक्स। जी है मैम, मिल जाएंगे वो, आप उनसे बोलिए। तो आप राहुल सर से बोलिए, वो भिजवा देंगे आपको। मॉड एक्स, ठीक है। यहां के, देखिए, के इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। के इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग एंड इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल, लोहे की है प्लास्टिक की है? समझ में आ रहा है? थिकनेस, वो जो तार घुमाया गया उसका मोटाई कितनी है? अरे थिकनेस
मटेरियल में अपने आप आ गया यंग्स मॉडुलस, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बाद में पढ़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, पर मटेरियल पे डिपेंड करती है। प्लास्टिक की अलग दिखने में प्लास्टिक की आए और लोहे की आए तो अलग अलग स्प्रिंग के अलग अलग होगा। ये का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। किस पे पहला बताया? मटेरियल पे, थिकनेस पे, वर्लिंग, जो घुमाया गया है उसको वर्लिंग, जो घुमाया गया है कितनी बड़ी रेडियस में घुमाया गया है, कितने पास पास टर्न रखे गए हैं, अरे कैसे घुमाया गया है उसको, कैसे लपेट के बनाया ना, तो कितने वर्लिंग, वर्ल में वर्ल मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक है, तो कैसी वर्लिंग हुई है इसकी? आदिति यार, मैं अब बहुत परेशान हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने लिए समय ऐसा रखा बेटा। अरे तेरा मैसेज कहाँ इग्नोर कर रहा हूं? बताया है नकुल, अगर आप देखें जाके तो सब कुछ बताया है, आप देखिएगा ध्यान से, सवाल कम कराएं पर बताया सब कुछ, ध्यान से देखें। क्या बोला मैंने? वर्लिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कितनी बड़ी बनाई है। उठा ले पेन, उठा ले, नीचे से उठा ले, गिर के उठा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात? कितने लंबी बनाई है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट किन पे डिपेंड करता है, सवाल में लिख दिया, ठीक है। एंड मॉड एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये मॉड एक्स क्या है? चेंज इन, 12th में सुनीत मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है भाइयों। क्या बोला? मॉड एक्स मतलब अगर उसको 2 सेंटीमीटर दबाओगे या 2 सेंटीमीटर खींचोगे, स्प्रिंग फोर्स के एक्स ही होगा, के इंटू 2। के का यूनिट क्या हो गया? फोर्स पर एफ बराबर के एक्स है, तो के का यूनिट एफ बाई एक्स हो गया, न्यूटन पर मीटर। के का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग पे भी मुझे थोड़ी और बात करनी है, पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे ज्यादा पचा नहीं पाएंगे आप। बाहर के सभी को एंजॉय योर लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल, मेक इट, बिकॉज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज खुश रहना। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.